और अब आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग टेस्ट 13 का अध्ययन करेंगे जो बाल विकास और ईवीएस से संबंधित है। इससे पहले 12 टेस्ट 1 से लेकर के 12 टेस्ट का अभ्यास करा दिया गया है, इसलिए आप लोग इसका खूब अभ्यास करिए क्योंकि इसमें जितने सारे प्रश्न पत्र हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी टेट के एग्जाम हुए हैं सभी के प्रश्न पत्रों का यह हल संग्रह पूर्ण व्याख्या के साथ है। इसलिए आप लोग इसका अधिक से अधिक अभ्यास करिए। आगामी ये आपका जो BSSTET का एग्जाम होना है, साथ साथ में सीटेट का, फिर आगामी सीटेट 2 बार आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्टेट मिल जाता है, और अन्य एग्जाम के अन्य राज्यों के टेट के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप इसको गहनता के साथ अध्ययन करें। हाँ, इसी के चैनल के प्लेलिस्ट, इसी के वीडियो के नीचे में मोर लिखा होगा। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करिएगा ना तो लिखा रहेगा फॉर पीडीएफ के लिए लिंक है। लिंक पे क्लिक करते ही आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इससे संबंधित सारे PDF उपलब्ध हो जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए अध्ययन करते हैं। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, अक्षम व्यक्तियों से संबंधित PWD अधिनियम 1995। और ये PWD क्या होता है? ये पर्सन विथ डिसएबिलिटीज है, और ये आर्टिकल जो है 253 के तहत इसका व्यवस्था किया गया है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, ये सभी बाधा रहित परिवेश होना चाहिए, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा इत्यादि इसके लिए व्यवस्था का प्रावधान इसमें किया गया है। निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है? पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है। तो यह जो है व्याख्या करना भी है, मॉडलिंग भी है, पुनर्बलन है, व्याख्या देना, व्याख्या और सब पीयर ट्यूनिंग शिक्षा का एक भाग है, लेकिन व्याख्या देना इसका भाग नहीं है। कथन 1 है गरीब घर की लड़कियां ज्यादातर विद्यालय त्याग देती हैं, और कथन 2 है लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करती हैं। देखिए, इस बात से हम लोग ये नहीं कह सकते कि यह पूर्णतः गलत है। मतलब कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी कहीं ना कहीं सही है। 100% तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम असत्य नहीं कर सकते। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है। मतलब समाज में जो है ना अभी भी लिंग रूढ़िवादिता है। कहा जाता है कि घरेलू जितने भी प्रकार के घर संबंधित कार्य हैं उसमें लड़कियों की सहभागिता अधिक से अधिक रहे। मतलब लड़कियों पर एक तरह से कहा जाता है दबाव रहता है, वहीं लड़कों को इससे कहीं ना कहीं छूट दिया जाता है। तो यही होता है। यह किसी भी कहा जाए किसी भी सभ्य समाज के लिए यह जो है उचित नहीं है, अनुचित है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धांक कितना है? बुद्धि लब्धांक बराबर क्या होता है? मासिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना होता है 100। मासिक आयु कितना दिया है? मासिक आयु आपका 12 वर्ष है, उसका वास्तविक आयु 10 है, गुना 100 करते हैं तो कितना होता है? 120। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखेंगे। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? मौखिक परीक्षा जो लिया जाता है उसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है मौखिक परीक्षा का? तो इसमें है विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, बिल्कुल सही है। भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीलेपन के प्रयोग की जांच, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, बिल्कुल, और इस प्रकार से ऑल ऑफ दी इसका सही होगा। अगला देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से होगा? तो इसमें मुख्य रूप से कक्षा 3 में जो है विद्यार्थियों में संज्ञात्मक विकास होता है। संज्ञात्मक विकास मतलब अधिक से अधिक बातों को वह समझना बुझना स्टार्ट करता है। कक्षा 3 संज्ञात्मक विकास होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि बालकों में होता है खास करके उसमें चिंतन करने और संकल्पना करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से अगर सृजनात्मक कार्य अगर उसको देते हैं, प्रैक्टिकल के माध्यम से कुछ करने के लिए देते हैं, तो उसमें विषयों के प्रति समझ और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसको समझ आने लगता है। इस प्रकार से व्याख्या विधि सही है आंशिक रूप से, समूह वार्तालाप भी आंशिक रूप से, लेकिन प्रयोगशाला विधि आंशिक रूप से, लेकिन यह जो है पूर्ण रूप से सही है। निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है किस प्रकार से? समाकलन द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा समावेशी शिक्षा द्वारा। इससे पहले भी हम आपको बताए हैं, इसमें एक सम्मेलन हुआ था जिसको जो होता ना सलमान का सम्मेलन कहा जाता है। उसमें मुख्य रूप से बताया गया था कि कोई अगर शारीरिक है या बुद्धिमत्ता है, सामाजिक, भावनात्मक या भाषाई या कोई अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना, इस प्रकार से अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो इस पर भी ध्यान दिए बिना विद्यालय को सभी बच्चों का दाखिला देना चाहिए। उसके बाद इस आधार पर जो है समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है कि इन सब बातों को पर कोई ध्यान ना दिया जाए, सबके लिए समान हो, सबके लिए समान शिक्षा का प्रावधान किया गया हो। आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगमन की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था किया जाता है। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? एक हुआ था मनोवैज्ञानिक रैयत साहब थे। मनोवैज्ञानिक रैयत साहब का मानना था कि संवेदी सूचना जो होता है ना एवं गत्यात्मक क्रियाओं में समन्वय वातावरण का प्राथमिक अन्वेषण होता है, और भाषा की योग्यता का अभाव जो होता है ना गत्यात्मक अवस्था का मुख्य कारण होता है। भाषा की योग्यता अगर वहाँ यह हो जाता है तो इसमें आपका मुख्य रूप से संवेगात्मक एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा होगा। तो संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। इसी प्रकार से वातावरण का अन्वेषण किया जाता है। विकास की किस अवस्था को ज्ञान कहा जाता है? ज्ञान देखिए विज्ञान का शब्द है। विज्ञान में
जिस प्रकार से अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है उससे संबंधित है। यह विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? गैंग एज मतलब काफ़ी ज़्यादा वह जटिल एज होता है, वह उसमें आप जिस डायरेक्शन में अगर किसी को मोड़ना चाहे तो वह मुड़ जाता है, तो वह होता है किशोरावस्था की अवस्था। इसमें बच्चे अधिक ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, संवेगात्मक स्थिति काफ़ी प्रबल होती है और बच्चे जो होता है नई नई चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं ज़्यादा सीखने में, चाहे जिस अवस्था में हो। मतलब यह किसी भी समूह के जिस भी समूह के सदस्य होते हैं और खास करके इनके अपने मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, हो सकते हैं 2 या 2 से अधिक घनिष्ठ मित्र रखते हैं जिससे सब तरह की बात को वो साझा करते हैं। यह किशोरावस्था की ये अवस्था कहलाती है। अगला, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? यूनेस्को लर्निंग द ट्रेजर विद इन था। उसके बाद शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमनकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? कौन सा उपागम अधिगमनकर्ता को केंद्र में रखता है? वह है क्रियात्मक उपागम। क्रियात्मक या क्रियाकलाप एक अधिगमन क्रियाकलाप है जिसमें बच्चा इच्छापूर्वक जो होता है ना, इच्छापूर्वक एवं तुरंत वह नए उत्साह के साथ सहभागिता करता है किसी भी चीज़ में, और उसमें जो कहा जाता है काफ़ी अच्छा परिणाम देता है। या क्रियात्मक क्रियाविधि में लगातार सकारात्मक परिणाम निकलता है और नई नई चीज़ों को सीखता है, और उस चीज़ों को सीखने के माध्यम से उसकी जो अपनी एक तरह से थॉट प्रोसेस है वो मल्टी डायमेंशनल होने लगते हैं। तो अधिगमन प्रभावित होता है, किस प्रकार अधिगमन प्रभावित होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से अधिगमन। उसके बाद दूसरों के संप्रेषण से। अधिगमन मतलब अपने बातों को किस प्रकार से होता है ना, बातचीत करते समय नए नए थॉट प्रोसेस को आना। सामाजिक अंतःक्रिया से भी सीखता है, दूसरों के संप्रेषण से भी शिक्षा, और अंतर्वैयक्तिक संबंध से भी सीखता है। इस प्रकार से ये सभी हो जाएगा। इसी के साथ साथ में आपके प्ले लिस्ट में BSSC स्पीडी साइंस करके जो है आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिए। वो आपको आगामी एग्जाम में, बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए ना साइंस के, उन सभी का हल प्रश्न पत्रों का संग्रह है। ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसीलिए आप लोग इसका खूब अध्ययन कर लीजिए। और साथ साथ में उसी प्ले लिस्ट में जो है ना स्पीडी GK करके जो है वीडियो उपलब्ध है, लगभग 6 घंटे का। आप लगभग 2K का स्पीड लगा करके उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित समस्याएं नहीं रहेंगी, क्योंकि अधिकतर प्रश्नों की प्रवृत्ति रिपीटेड हो रही है और काफ़ी ज़्यादा वह आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। किसने कहा था कि बच्चों संसार में लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? यह किनका कथन था? ये था नोम चॉम्स्की साहब थे, बाल वैज्ञानिक थे। उनका यही कथन था बच्चे ये जो है ना लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, उनका ये कहना था। मतलब सैद्धांतिक रूप से LAD मस्तिष्क के साथ एक क्षेत्र होता है, मतलब वह था लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस, तो मस्तिष्क में एक जगह होता है और जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास स्थित होता है। हर भाषाओं को वह सीख सकता है, उसके लिए वहाँ वाक्य विन्यास रहता है। नहीं देखते हैं अगर कहीं भी किसी क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो बच्चे तुरंत सीखते हैं उस क्षेत्रों को, वहाँ के कल्चर को, चाहे उनका मूल निवास माता पिता कहीं के रहने वाले हों, लेकिन क्योंकि उसमें एक डिवाइस होता है, सीखने की क्षमता होती है, इस प्रकार से वो सीख जाते हैं। उसके बाद CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवादी होती है? CWL मतलब चाइल्ड विथ जो होता है ना, उसके साथ में एक तरह से जो होता है स्पेशल नीड्स, जितने सारे बच्चे होते हैं जो मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज टाइप के, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग वगैरह सब जो होते हैं, मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, उसी को कहा जाता है। इसमें शिक्षण की कौन सी व्यवस्था सबसे आदर्शवादी? उनको गोलाकार बैठाना सही बात है, गोलाकार क्षेत्र में बैठा दिया जाए और या यू का आकार में, या इस तरीके से बैठाइए, इस तरीके से बैठाइए, ताकि उनकी बातों को हम आसानी से, शिक्षक आसानी से समझ सकें या वहाँ तक आसानी से पहुँच सकें। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद अब हम जो है साइंस संबंधित प्रश्नों का, ये EVS संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ साथ में आप जो है 100+ जो है BSST करके BPSC Tier 3 और 4 के लिए आप लोगों को अभी से ही सीरियस हो जाना चाहिए। और इसके 100+ टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी से अभ्यास करिएगा। Tier 3 और Tier 4 आपको इधर डिग्री क्लियर हो जाएगा और उधर अटेम्प्ट में बैठिएगा तो आपका वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। और ज़बरदस्त एक क्या कहा जाता है, एक आपको करियर की जो शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा अवसर आपको बतौर शिक्षक के रूप में मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड पोस्ट कहलाता है। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से अधिक अभ्यास करिए, अभ्यास पर फोकस करिए, वही आपको सफलता दिलाएगी। पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में जो केंद्रक, हरित लवक और रिक्तिकाएं, ये सभी पादप कोशिका में रहते हैं, लेकिन तारकाय पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। उसके बाद मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह कौन सी है? वनों को जलाना, इससे भी जलवायु परिवर्तित होता है। कृषि क्रियाकलाप से भी जलवायु परिवर्तित होता है। एरोसोल कैन के उपयोग से भी जलवायु परिवर्तित और अवधि हो जाएगा। उसके बाद मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वह मिनी माता आर्सेनिक, अधिक मात्रा में आर्सेनिक रहता है। और इसके कारण से क्या होता है? मुख्य रूप से हाथ और पैर जो होता है ना, हाथ और पैर और साथ में मुंह में हाथ पैर फूल जाना होता है, मुंह में शून्यपन होना, संवेदना की कमी हो जाती है, हाथ पैर गति काम करना बंद कर देता है। और पहली बार अगर कहा जाए, पहली बार यह बीमारी जापान के मिनी माता खाड़ी में हुई थी, मिनी माता खाड़ी में हुई थी, और वहीं से जो है ना, वहीं के रहने वालों में ये देखी गई, उसी जगह से इस बीमारी का नाम ही मिनी माता पड़ गया। अगला DDT क्या है? DDT मुख्य रूप से, अगर DDT की बात हम लोग करते हैं ना, इसका फुल फॉर्म ही होता है डाइक्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरो
डाइक्लोरोइथेन होता है, इसका पूरा नाम ही यही होता है। और साथ साथ में एक तरह से डीडीटी या पहला कीटनाशक, यह पहला कीटनाशक था जिसका उपयोग जो है पहली बार तो मलेरिया में किया गया था, मलेरिया में, लेकिन बाद में इसका व्यापक स्तर पर उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाने लगा। तो इस प्रकार से डीडीटी एक प्रकार से क्या अपघटनीय प्रदूषक है, और साथ साथ कृषि के क्षेत्र में करने से यह जो इसका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता, इसलिए मुख्य रूप से और उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह जो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह असुरक्षित है, इसलिए अपघटनीय उर्वरक है, अपघटन नहीं हो पाता इसका। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस जो होता है ना, यह प्राथमिक हरित गैस इसको कहा जाता है, हरित गैस कहा जाता है, क्योंकि इसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इसका उत्सर्जन मानवों के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है। यह सूर्य से जो किरणें आती है ना, सूर्य से, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण में रहती है तो लघु रेडियो किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देती है, लेकिन यहाँ से जब दीर्घ रेडियो किरण जब पृथ्वी से ऊपर ब्रह्मांड की तरफ जाती है तो वह उसको रोकता है, जिस कारण से वातावरण क्या होता है? वातावरण में गर्मी होती है, वातावरण का तापमान मतलब नियंत्रित रहता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से, इसमें तो बहुत सारे आते हैं, जलवाष्प भी सब हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वह बाप नहीं, बाज है, वह बाज होता है। बाज में ही इस प्रकार की गुण पाए जाते हैं जो कि दोनों में विभेद कर लेता है, और इस प्रकार इसी कारण से वे अपने शिकार को पकड़ पाता है। उसके बाद घटपर्णी पौधा क्या होता है? घटपर्णी पौधा ये कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारवत्व की ध्वनियाँ निकालता है, ये तो गलत है। घटपर्णी की मुंह छोटी छोटी कैंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। यह जो है मकड़ों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। बिल्कुल, घटपर्णी एक प्रकार का पौधा है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो छोटे छोटे जीव जैसे ही उसके क्षेत्र में आते हैं, उसके फूल में या दोने में आते हैं, तो वह पौधा अपने आप बंद हो जाता है, जिस कारण से अंदर में फंस करके उसकी मृत्यु हो जाती है, उस जीव की मृत्यु हो जाती है और उसका वह अपघटन कर लेता है। इस प्रकार उसको नाइट्रोजन के लिए वह ऐसा करता है, इस प्रकार नाइट्रोजन उसको मिल जाता है। यह घटपर्णीय पौधा, इसी को नीपे नम्बिस भी कहते हैं। उसके बाद अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? उसको, जिसको अन्य जो दूसरे पर जो निर्वाह करता है तो उसको हम लोग जो कहते हैं उसको कहा जाता है स्कैवेंजर कहते हैं। यह पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं, स्कैवेंजर जो होता है ना, यह मृत जीव जंतुओं एवं मृत जीव जंतुओं और मृत पादपों पर यह अपना जीवन को क्या करता है? तो निर्वाह करता है, इसी पर इसका जीवन चलता है। उसके बाद लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मुख्य रूप से लोसर त्यौहार, यह जो है ना, यह लोसर त्यौहार मुख्य रूप से यह बौद्धों का जो होता है ना, बौद्धों का यह महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। और यह त्यौहार मुख्य रूप से जो तिब्बत क्षेत्र में जहाँ बौद्ध मतावलंबी ज़्यादा रहते हैं उस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें, सबसे अधिक तिब्बत क्षेत्र सिक्किम है, और सिक्किम में बौद्ध मतावलंबियों की संख्या काफ़ी अधिक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला देखते हैं। इस प्रकार से ये जो सेट आपका था, जिसमें ईवीएस और बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को समाहित किया गया था, तो यह सेट नंबर 13 कंप्लीट होता है। तो आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास करिए। याद रखिए कि जितना अधिक से अधिक अभ्यास करिएगा, अधिक से अधिक अभ्यास, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास ही आपकी सफलता निर्धारित करेगी। आप फाउंडेशन किए हैं, अच्छी बात है, आपको एक विषय के प्रति समझ डेवलप कर देता है। आप देखते हैं बड़े बड़े जगहों पे बड़ा कोचिंग फीस लेकर के इतना सारा आपको वीडियो या ये एक तरह से कही तो इतना सारा कन्फ्यूजन आपको अवेलेबल करा दिया जाता है, ताकि आप उसको पढ़ने में, आपके पास उतना समय नहीं है। हाँ, एक बात ये भी है कि ये मान के चलिए कि फॉर्म भरा गया है तो एग्जाम लेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरा है, इस 100% एग्जाम होना है, आपको समय मिल गया, उस समय के साथ आप अभ्यास करिए, उसका सदुपयोग करिए, लगातार अभ्यास करते रहिए, तो आपका उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। BSSTT और साथ साथ में अब जो सीटेट होगा उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए, लगातार अभ्यास करिए। हाँ, और इस प्रकार से लगातार वीडियो को देखने, वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करिए, और इसको आपको शेयर करने के लिए, और साथ दूसरों को जो रिकमेंड आप शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए जो रिकमेंड कर रहे हैं, इसके लिए वाईफाई क्विज गुरुकुल और साथ साथ में मैं अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ सौरभ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ साथ में मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट नंबर 14 में। तब तक के लिए जय हिंद।